ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज पढ़ेंगे वात दोष की चिकित्सा। आज का जो टॉपिक है आप सभी के ग्रुप में भेजा है और कल जो है आपको 1 महीने का जो क्लास है उसका फुल PDF आप सभी के ग्रुप में भेजेंगे, जितने भी अलग अलग ग्रुप है। अब तक हमने जो पढ़ा है वात दोष के बारे में, तो केवल समझने के लिए जो हमने पढ़ा है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। यदि हम समझेंगे नहीं तो इसकी चिकित्सा नहीं हो पाएगा। तो आज का फिर से टॉपिक, क्योंकि हमने कल भी रखा था कि वात दोष की चिकित्सा, वो पूरा नहीं हो सका, पर आज जो है पूरा हो जाएगा आज के इस टॉपिक में। तो वात दोष के हमने संचय समझ लिया था, प्रकोप समझ लिया था और शमन कैसे होता है। तो 2 कंडीशन हमेशा रहता है। वात दोष का संचय हो रहा है तो 2 कंडीशन है कि वातावरण में या अपने शरीर में उष्णता रहेगी और रुक्षता आएगी, तभी वात दोष का संचय होगा। और उस रुक्षता के साथ में केवल शीत यानी कि ठंडी, ये गुण जुट जाता है। उष्णता हट करके शीत, ये गुण जुड़ जाता है तो वहाँ पे वात दोष का प्रकोप माना जाता है। और जब उष्णता के साथ में रुक्षता हट जाती है, संदिग्धता जुट जाती है, तो वात दोष का चिकित्सा हो जाता है। तो कल आया था ना प्रश्न कि वात दोष जो है, उष्ण जो है, गर्म जो होती है, वात दोष को बढ़ाता है। तो घी गर्म पानी में क्यों दे रहे हैं? तो ऐसा है इसका उत्तर कि जब घी का जो अनुपान है ही गर्म चीज़, घी जब भी लें, रोटी के साथ, चावल के साथ, पानी के साथ, दूध के साथ, तो वो चीज़ें गर्म होनी चाहिए, ताकि गर्म होगा तो पाचन होगा। जैसे आप कभी गरिष्ठ खा लेते हैं कुछ भी ऐसा तेल या घी वाला, तो ऊपर से आप ठंडा पानी नहीं पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं, ताकि आपका खाया पिया पच जाए। और ठंडा पानी पी लिया तो वो आम बन जाएगा, पचेगा नहीं, सड़ जाएगा निश्चित रूप से। तो इसलिए गर्म चीज़ जो भी उस हम खाते हैं, घी आदि, तेल आदि जो भी हम खाते हैं, तो उसके साथ हम गर्म ही लेते हैं। हर चीज़ गर्म पानी, गर्म दूध के साथ लेते हैं। तो ये हमने जान लिया था। और फिर हमने जाना कि दोष धातु मलों की वृद्धि, मतलब यहाँ पे प्रश्न बनता है कुछ लोगों का, तो उसका समाधान ये है कि वात दोष। गुरुजी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है यहाँ पर। क्या एक छोटा सा प्रश्न, अगर आपकी आज्ञा हो तो पूछ सकता हूँ? बताइए। जैसे गरम रोटी सुबह बनाया और उसको घी लगा के और 1 घंटे आधे घंटे बाद खाया, तो क्या वो घी मतलब पचेगा नहीं? क्यों ठंडी हो जाती है रोटी? हाँ जी, देखिए ऐसा ही है। आयुर्वेद के अनुसार तो बताया गया ही है ना कि 48 मिनट के अंदर खा लेना है, 1 घंटा नहीं। और यदि ऐसा करते हैं तो रोटी कुछ समय तक गर्म भी रहता है, तो वो फिर सही है। अगर लेट करते हैं तो फिर वो दिक्कत है। ठीक है, इसके मैं समाधान बताऊंगा आगे आने वाले क्लास में कि कैसे क्या हम कर सकते हैं, कुछ इसमें हम क्या जोड़ सकते हैं ताकि दिक्कत ना हो अधिक। तो चलिए अब हम जो है अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ जाते हैं। और हमने ये आपको बता दिया था कि एक समय में, जैसे अभी हमने 12 घंटा को 3 भागों में बांट दिया है, 6 से 10, 10 से 2, 2 से 6, ये क्रमशः वात, कफ, पित्त, वात का समय होता है। तो अभी जो है कफ का समय चल रहा है, तो कफ के समय माने कफ प्रकोप है, लेकिन पित्त संचय हो रहा है और वात का शमन हो रहा है। एक ही समय में तीनों काम होते हैं। तो इसको आपने समझ लिया होगा। वात दोष की चिकित्सा अब हम समझ रहे हैं और आप मतलब पढ़ भी लिया गया है ये। तो अब मैं इसको समझाता हूँ बस। वात दोष की चिकित्सा क्या है? वात दोष की चिकित्सा पहला आया है स्नेह प्रयोग, यानी कि घृत आदि, तैल आदि का पान। यहाँ पे प्रयोग या पान समझ सकते हैं कि हमें स्नेहों का प्रयोग करना है। तो स्नेह में क्या है वो आगे मैं बताऊंगा, लेकिन 4 चीज़ है। घी भी हो सकता है, तेल भी हो सकता है, वसा और मज्जा। पर
घी और तेल अच्छा होता है। बसा मज्जा हम जैसे वैद्य प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कुछ कोई करते हैं। और आयुर्वेद में आया भी है कि जब कंडीशन घी और तेल से नहीं बात बन पाती है, नहीं सुधार हो पाता है, तो हम वहाँ पे बसा और मज्जा का प्रयोग करते हैं। तो अभी तक हमें ऐसा कुछ पेशेंट नहीं हमें मिला, हम केवल घी और तेल से ही ठीक किए हैं। और ये लास्ट स्टेज होता है किसी भी रोग में, तो हम उस समय देते हैं, आयुर्वेद का विधान है। तो स्नेह प्रयोग यानी कि घी का प्रयोग, वात दोष की चिकित्सा में घी का प्रयोग। और यहाँ पे 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। स्नेह प्रयोग क्यों जरूरी है, दूसरा स्वेदन वो क्यों जरूरी है, और तीसरा जो है विरेचन आदि भी, और चौथा होगा बस्ते। तो यहाँ पे 4 प्रमुख टॉपिक, बाकी इसमें और भी चीज़ें लिखा गया है, वो सभी आपको जो है समझ लेना है बस। जैसे इसमें आया सुखपूर्वक समय बिताना। वात दोष की चिकित्सा में क्या है कि अधिक दौड़ धूप नहीं करनी चाहिए, आराम से रहनी चाहिए, ठीक है। सुखपूर्वक समय बिताने से वात दोष का शांत होता है। तो 4 प्रमुख टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं आज। और कल कुछ हुआ भी था स्नेह प्रयोग के विषय में, जिसमें हमने बताया था कि यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे हम तो खूब खाते हैं, है ना, हम तो घी खूब खाते हैं रोटी मिला के। तो भागवत ऋषि कहते हैं कि भोजन में मिलाकर सेवन किया गया पराया स्नेह मल के साथ निकल जाता है, इसका अभी स्वयं अनुभव करें। ऐसा तो क्या करें जिससे स्नेह पच जाए, घी खाया पिया पच जाए, लग जाए शरीर में। तो उन्होंने बताया अक्षपेय का सेवन करो। अक्षपेय क्या है, तो आज इसी के विषय में चर्चा करने वाले हैं। अक्षपेय के लाभ, तो आपने देखा कि अक्षपेय क्या है, स्नेह पान का उत्तम तरीका है। यानी कि घी खाने का, स्नेह पान का उत्तम तरीका क्या है, अक्षपेय। क्योंकि इस विधि से किया गया स्नेह पान शीघ्र ही शरीर को स्निग्ध स्नेह गुण संपन्न कर देता है। आप पूछेंगे कितने दिन में कर देता है, तो मात्र 5 दिन में कर देता है। यस, 5 दिन में कितनों भी ज़्यादा मतलब शरीर में ड्राइनेस होगा, 5 दिन में ख़त्म करेगा। 5 से 7 दिन भी लग सकता है, मात्र 7 दिन में। वो तरीका क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। अक्षपेय, अक्षपेय का लाभ, ठीक है। तो इस प्रकार के अक्षपेय को स्नेह पान का उत्तम कल्प माना जाता है। अक्षपेय के तरीका से आप अपने वात दोष के जो पहला गुण है रुक्ष गुण को, खर गुण को, तो रुक्षता आती है तभी खरता आती है, तभी लघुता आती है, तभी सब कुछ आता है। तो वात दोष का पहला जो गुण है, जो सबसे बड़ा गुण है, जो सबसे बड़ा जो है दिक्कत करती है वो अपने शरीर में, वो है रुक्षता, ड्राइनेस, ठीक है। इसके बारे में हमारे बहुत चर्चा हो चुकी है। तो अभी हम बात करने वाले हैं अक्षपेय क्या है। तो अक्षपेय क्या है, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ इसको तरीका। तो ये जो अक्षपेय एक प्रकार का जो है घृत पान है, स्नेह पान का उत्तम तरीका है। इसे कैसे किया जाता है, तो सुबह सूर्योदय के 20 मिनट 30 मिनट के बाद या आधा 1 घंटे के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन सूर्योदय के आधा घंटे के बाद, पौना 1 घंटे के बाद करनी चाहिए। तो इसमें आप अपने चिकित्सक से मतलब चिकित्सक के संपर्क में रह करके करना है आपको। जैसे आप अष्टांग हृदय क्लास में हैं, तो अगर किसी को अक्षपेय करना है तो हमसे पूछ लेना है कैसे करना है। तो अक्षपेय का तरीका क्या है मैं फिर भी बता रहा हूँ कि एक मेडिकेटेड, प्रकृति के अनुसार, वात पित्त कफ के अनुसार। वैसे तो वात वाले को बहुत ज़्यादा जरूरत होता है, पित्त और कफ वाले को तब देते हैं जब उसका शरीर का शोधन करना होता है। तो इससे कैसे स्नेह घी खाने से शरीर का शोधन कैसे होता है, तो आज इस क्लास में जानेंगे कि घी खा करके अपने शरीर को शोधन कैसे कर सकते हैं। घी खा करके तो कैसे होगा, तो जानते हैं। उत्तम स्नेह पान का तरीका क्या है, अक्षपेय है। तो इसके लिए सुबह सूर्योदय के आधा पौन घंटे के बाद आपको अपने प्रकृति के अनुसार, यानी कि रोग के अनुसार और अपने सात्म्य के अनुसार क्या करना है, घी बनाना है। साधारण गाय का घी है, और अगर घी है तो बढ़िया, अगर इससे भी बढ़िया लेना है तो घी को मूर्छित कर लीजिए, वो हम बाद में तरीका बताएंगे। घी को मूर्छित, बस अभी आपको घी मूर्छित लेना है, तो घी मूर्छित कर लीजिए। और भी इससे अच्छा बनाना है तो उस मूर्छित घी को आप कोई मेडिकेटेड घी बना दीजिए, जैसे अश्वगंधा घी बना सकते हैं। और यदि संशोधन करना चाहते हैं, सच में मतलब अपने शरीर का शुद्धि करना चाहते हैं, तो एक घी का नाम बताता हूँ, उसका नाम है पंचतिक्त घृत। पंचतिक्त घृत, इसमें 5 तिक्त औषधियाँ डाली जाती है उस घी में। 5 तिक्त औषधियों का काढ़ा घी में डाला जाता है।
फिर उस घी को सिद्ध किया जाता है, पकाया जाता है, तो फिर तैयार होता है पंचतिक्त घृत। उस घृत का सेवन किया जाना चाहिए। तो कितना कर सकते हैं? सामान्यतः 25 ग्राम से आप शुरू कर सकते हैं, 50 ग्राम से भी शुरू कर सकते हैं। वो रोगी को देख करके, अपनी कंडीशन को देख करके कि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है तो 50 ग्राम से ही शुरू कर देंगे। लेकिन मेरा अपना मतलब मानना है, करता हूँ जैसा मैं बताता हूँ। मैं 25 ग्राम से शुरू करता हूँ, क्योंकि जो है उतना साथ में नहीं होता है, तो आप 25 ग्राम से शुद्धि कर सकते हैं। तो प्रथम दिन 25 ग्राम घी लेना है और सुबह सूर्योदय के 1 घंटे बाद घी को गर्म करना है। पंचतिक्त घृत को या साधारण घी को भी, अगर कोई दोष नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल आपको करना है। लेकिन शोधन के दृष्टिकोण से आपको पंचतिक्त घृत लेना है। और ऋतु के दृष्टिकोण से जिनको पित्त की समस्या ज़्यादा है, क्योंकि तिक्त है तो पित्त को समन कर देगा, तिक्त है तो पित्त का समन कर देगा। तो पित्त के समन के लिए तिक्त यानी कि जो करेला, नीम जैसा, गुड़वेल, गिलोय जैसा, परवल, पटोल जैसा, कंटकारी इसके जैसा, बासा अडूसा के जैसा, ये सब तिक्त स्कंध के द्रव्य है। क्या क्या मैंने बताया? तो पंचतिक्त में 5 चीज़ें होती है, नीम, गिलोय, अडूसा, पटोल, ठीक है, और एक कंटकारी। ये 5 औषधियों का जो है समूह को पंचतिक्त कहते हैं। और जब घी मिला दिया जाता है तो पंचतिक्त घृत, मैं आगे बताऊंगा मैंने बनाने का तरीका, लेकिन अभी आपको पंचतिक्त घृत लेना है 25 ग्राम। और सुबह सूर्योदय के 1 घंटे बाद क्या करना है? गर्म पानी में मिला करके, या फिर आपको ऐसे करना है कि घी को गुनगुना करना है और इसके बाद पी जाना है ना। और ऊपर से जो है थोड़ा बहुत पानी आप पी सकते हैं, आधा 1 कप, ठीक है, या फिर आप पानी में भी मिला करके पी सकते हैं। तो जैसे भी है, ऊपर से 1-2 घूंट पी लिया, ये करना है। और इसके बाद दिन भर कुछ नहीं खाना है, दिन भर आपको कुछ नहीं खाना है, सुबह से लेकर के शाम तक कुछ नहीं खाना है। और कुछ करना भी नहीं है, कुछ करना भी नहीं है, तक कि बोलना भी नहीं है। वार्तालाप कर सकते हैं, लेकिन कोई प्रोफेसर है, एक हमारे पास टीचर है, भाई कहा भाई जी हमको पंचकर्मा करना है, ले क्या करते हो? कहा प्रोफेसर। कहा कि 5 दिन छुट्टी ले सकते हो? कहा कि नहीं। तो मैंने कहा कि नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो बोलेगा 6 घंटा 5 घंटा बोलने का कार्य है ना, तो उसका पंचकर्म नहीं करना है। यहाँ पे आया है त्रिफला घृत भी ले सकते हैं आक्षेप के लिए। अलग अलग घी का विधान है, लेकिन शोधन के दृष्टिकोण से यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, तो केवल पंचतिक्त घृत आपने लेना है। बसा और मज्जा कैसे मिलेगा? प्रश्न आया है। मिल जाएगा। बसा मज्जा क्या है मिलने में? ये सब प्राणी सनी है, प्राणी से प्राप्त किए जाते हैं बसा और मज्जा, है ना। तो जो वहाँ पे प्राणी कटते हैं, जहाँ पे रोड के किनारे तो देखे ही होंगे, तो वहाँ पे जाइए, कहिए कि हमको बसा चाहिए, चर्बी चाहिए, मिल जाएगा। तो मैं एक बार लिया था प्रयोग में, तो मैं नहीं कहने वाला, पर मिल जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 25 ग्राम घी को पी जाना है और दिन भर कुछ नहीं पीना है, बस जब भी प्यास लगे प्रकृति के अनुसार तो गर्म पानी पीना है, ठीक है। तो गर्म पानी पीना है, और जब भी प्यास लगे गर्म पानी पीना है। और शाम के समय में 3, 4, 5 बजे अगर भूख लग जाता है तो थोड़ा बहुत 1 रोटी खा सकते हैं, नॉर्मल रोटी सब्जी खा सकते हैं, नहीं खाएं तो उत्तम। दिन भर पानी पिएं। तो इस प्रकार से रहना। दूसरा दिन क्या करना है? इसी प्रकार से पहला दिन बीत गया। दूसरा दिन क्या करना है? दूसरा दिन भी आपको 25 ग्राम के स्थान पे 50 ग्राम पीना है, वही पंचतिक्त घृत को। पीने का तरीका, सूर्योदय के 1 घंटे बाद जब इसको गर्म करना है और गर्म करके घी पीना है, ऊपर से आप पानी पी सकते हो। दिन भर जो है आपको, और आपको भूख भी नहीं लगने वाला है, क्योंकि आपने स्नेह पी लिया, तो स्नेह भी पचेगा जब तक। तो इसको पचने में, पहला दिन पचने में आपको बहुत कम लगेगा, 3 से 4 घंटे में पूरा पच जाएगा और शुद्ध ढकार आएगा, तो समझिए घी पच गया। जब आप भोजन करते हैं ना, जब अमाशय से आगे बढ़ जाती है ना, तो आपको एक बहुत अच्छी ढकार आती है। तो इसलिए कहा गया खाने के बाद जिसको ढकार आता है, समझिए उसका भोजन आगे बढ़ गया, पच गया, है ना। तो घी पच जाता है। दूसरा दिन चूंकि 50 ग्राम पियेंगे तो और देर से आपको भूख लगेगी, यानी कि मतलब देर से पचेगा और आपको भूख नहीं लगेगी। इस प्रकार से जो कफ प्रकृति के हैं इनको 3 दिन में, और जो पित्त प्रकृति के हैं इनको 5 दिन में, और जो वात प्रकृति के हैं, प्योर वात प्रकृति के, उनको 7 दिन में सम्यक स्नेह का लक्षण मिलेगा, यानी कि पूरे शरीर
पूरे शरीर जो है चिकना युक्त हो जाएगा, अंदर बाहर से पूरे कोष्ठ जो है मृदु हो जाएंगे और चेहरे पे जो है एक अच्छी जो है चमक आ जाएगी और जो भी ड्राइनेस होगा सब खत्म हो जाएगा। ये होगा तरीका। तो अक्ष पे करने का ये। तो इसी प्रकार तीसरा दिन कितना पीना है? तो तीसरा दिन 75 ग्राम पीना है, फिर आगे 100 ग्राम पीना है, फिर 125 ग्राम पीना है, फिर 150 ग्राम पीना है, फिर 175 ग्राम, मतलब 7 दिन तक पीना है। 7 दिन से 8वां दिन नहीं पीना है। जैसे आपको रोज दिन एक ही मिठाई खिलाएगा तो फिर वो आपके लिए सात्म हो जाएगा, यानी कि आपको अच्छा नहीं लगेगा, काम नहीं करेगा। इसलिए 7 दिन तक, बस 7 दिन तक पीना है, अधिकतम 7 दिन तक पीना है। और किसी को 5 दिन में ही इसको है ना, थोड़ा बहुत क्या है लूज मोशन हो सकता है जब चौथा 5वां दिन होगा, या आपका मन इच्छा भरा भरा लगे तो क्या है कि समझ जाएं आपका हो गया। और इसके बाद क्या करना चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। तो ये करिए जी, ये पढ़िए आज से। स्वेदन आदि का प्रयोग जब ये कर लेते हैं, अक्षपे का पान कर लेते हैं, तो क्या करना है, यानी कि सम्यक स्नेह, यानी कि पूरे शरीर में सम्यक स्नेह, यानी कि पूरे शरीर में जब स्नेह का लक्षण मिल जाता है तो क्या करना चाहिए, पढ़िए यहाँ से। जी गुरु जी। स्वेदन आदि का प्रयोग सम्यक स्नेहन होने के बाद स्वेदन कराना चाहिए। स्वेदन कराते समय स्नेह युक्त द्रव्य एवं उष्ण आहार का तथा जंगल देशीय मृग आदि का स्नेहन कराने के 3 दिन बाद विरेचन कराना चाहिए। विरेचन कराने के 1 दिन बाद अर्थात 1 दिन रुककर अगले दिन उस व्यक्ति को तिल, कफकारक पेय आदि पिलाकर कफ को उभाड़कर तब वमन कराना चाहिए, जिससे कफ का निर्हरण हो जाए। हाँ, अब मैं इसको समझाता हूँ और ये बहुत ही इसको समझने की ज़रूरत है, और जब तक इसे नहीं समझेंगे तब तक जो है चिकित्सा नहीं हो पाएगी बात का। तो ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। क्या आया यहाँ पे कि स्वेदन आदि का प्रयोग, यानी कि स्टीम कब लेनी चाहिए, तो सम्यक स्नेह होने के बाद, जब आपके शरीर में सम्यक स्नेह का लक्षण हो जाए, 3 दिन में या 5 दिन में या 7 दिन में, सम्यक स्नेह होने के बाद स्वेदन कराना चाहिए। इसका मतलब यही है कि पहले आपको घृत पान पूरा कर लेनी चाहिए। क्या आया है सम्यक स्नेह होने के बाद? पहला दिन आपने घी पिया तो क्या आपको लगता है कि सम्यक स्नेह हो जाएगा? बताइएगा आप सभी, क्या आप एक दिन में सम्यक स्नेह प्राप्त कर सकते हैं? क्या आपके एक दिन में ऐसा होगा क्या कि पूरे शरीर में चिकनाई प्राप्त हो जाएगी? नहीं होगा। तो सम्यक स्नेह कब होगा? जब 3 दिन हो जाएगा या 5 दिन या तो 7 दिन, कफ पित्त बात के अनुसार। तो सम्यक स्नेह कराने के बाद, सम्यक स्नेह होने के बाद स्वेदन करानी चाहिए। तो इसका मतलब यही है कि फर्स्ट डे से स्टीम थेरेपी नहीं ले सकते हैं। कुछ लोग देते हैं, महान महान वैद्य, महान महान आयुर्वेदाचार्य करते हैं, परंतु ये बागवट के नियम के अनुसार नहीं है, वो उनका अपना नियम है और वो अलग अलग अपना जो थ्योरी भी देते हैं, परंतु बागवट के नियम के अनुसार, बागवट के मतलब अनुसार है ना, गलत है वो उनका अपना नियम है, शास्त्रों का नियम नहीं है। तो बागवट के नियम तो यही है, जैसा मैं करता हूँ। क्या करता हूँ, पहले 3 दिन या तो 5 दिन या तो 7 दिन केवल घृत पान करवाते हैं, और घृत पान के बाद स्नेहन होने के बाद, प्रॉपर सम्यक स्नेहन होने के बाद हम करवाते हैं स्वेदन। स्वेदन यानी कि स्टीम बाथ देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से स्टीम बाथ देते हैं। तो जब सम्यक स्नेह हो जाता है तब ही हम क्या करते हैं, स्वेदन कराते हैं। पहला दिन से स्वेदन नहीं कराते हैं हम, क्योंकि शास्त्र मना कर रहा है। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 16 36 सूत्र है। देखिए भागवत ने क्या कहा है। तो इसके बाद क्या करनी चाहिए, जब सम्यक स्नेह हो जाए तो स्वेदन करानी चाहिए, स्टीम बाथ देनी चाहिए, और स्वेदन कराते समय स्नेह युक्त द्रव्य एवं उष्ण आहार का, यानी कि यहाँ पे जो भी रोटी खाएंगे ना, ये सब्जी तो उष्ण होनी चाहिए, थोड़ी गर्म होनी चाहिए, पानी वगैरह सब गर्म। और आया है स्नेहन कराने के 3 दिन बाद विरेचन करानी चाहिए। कितने दिन बाद जी? स्नेहन कराने के 3 दिन बाद विरेचन करानी चाहिए। इसका मतलब ऐसे आप निकालिएगा कि कोई मान लीजिए कि
पित्त प्रकृति का है। यह बात भी हो सकता है, कब भी हो सकता है, लेकिन आज हम पित्त की बात करते हैं क्योंकि पित्त बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। तो ये क्या है, पित्त प्रकृति में हम कैसे करेंगे? तो पित्त प्रकृति लिए सबसे अच्छा है भी पंचतिक्त। तो पंचतिक्त घृत का आपको 5 दिन सेवन करना है। पहला दिन 25, फिर दूसरा 50 ग्राम, 75 ग्राम, 100 ग्राम, ठीक है, 125 ग्राम, इतना करना है। इसके बाद जो है 5 दिन के सेवन करने के बाद जब सुबह सुबह हो जाएगा, 5 दिन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और 5वां दिन ही जब कोई कहे कि अब तो घी नहीं पिया जाएगा, तो क्या करना है, उसी शाम को क्या करना है, इसको मालिश कर देना है, पूरे शरीर की मालिश कर देना है। फिर से मैं बता रहा हूँ, आज मान लीजिए कि आपने शुरू कर दिया, कल से शुरू कर दिया, तो सुबह मतलब क्या है कि प्रतिदिन मतलब जब सूर्योदय होवे तो सुबह सूर्योदय के 1 घंटे बाद आपको घी पान करना है ना, बढ़ाते क्रम में 25, 50, 75, 100, 125, और जिस दिन 125 हो जाए उस शाम को फिर पूरे शरीर की मालिश करना है। तिल के तेलों की मेडिकेटेड कोई भी तेल, प्रसारणी आदि या कोई भी एक क्या मेडिकेटेड तेल से आपको मालिश करना है पूरे शरीर का। अब मालिश करके आपको करना है सेकाई, इस प्रकार से स्टीम देना है। पहले आपको मालिश करना है, फिर आपको सेकाई करना है। तो क्या होगा, जैसा भागवत ऋषि ने बताया कि सम्यक संनेहन होने के बाद, तो 5 दिन में आपका सम्यक सन्नि हो गया। इसके बाद मैं आपको स्वेदन करवा रहा हूँ। और फिर आया है संनेहन कराने के 3 दिन बाद विरेचन करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जब 5वां दिन आपने स्नेहन कर मतलब आपका स्नेह पूरा हो गया, यानी कि घी पान पूरा हो गया 5वां दिन सुबह में, तो शाम को आपने 1 मालिश किया, फिर अगला दिन सुबह किया, फिर शाम को किया, फिर अगला दिन सुबह किया, तो कितने दिन हो गए हैं? 3 दिन हो गए। और कितने मालिश हो गए? तो 4 मालिश हो गए। पहला मालिश शाम को, फिर दूसरा मालिश सुबह शाम को, तो 3 मालिश, और तीसरा दिन में 1 मालिश सुबह सुबह, तो कितने दिन हो गए? 3 मालिश। ये पूरा जो है पंचकर्मा का क्रिया शास्त्रोक्त में बता रहा हूँ कि पहले सम्यक स्नेहन के बाद स्वेदन करानी चाहिए, और स्नेहन कराने के 3 दिन बाद विरेचन करानी चाहिए। देखिए लिखा है प्रमाण, यहाँ देखिए लिखा है कि स्नेहन कराने के 3 दिन बाद विरेचन करानी चाहिए। यानी कि कुल कितने दिन हो गए? 8 दिन हो गए। कितने दिन जी? 8 दिन हो गए। 8वां दिन मुख्य क्रम होगा। 5 दिन तो हो गया, 5वां दिन आपने तो घी पिया, और 6ठा दिन भी क्या किया? इसके बाद घी नहीं पीना है, 5वां दिन घी पीना है, और शाम को मालिश और सेकाई कराना है, और 6ठा दिन मालिश और सेकाई कराना है केवल सुबह और शाम। और 6ठा मतलब कि तो 7वां दिन होगा ना। हाँ, 5 दिन तो हो गया, 5 दिन आपने घी पिया, 5वां दिन शाम को मालिश सेकाई कराया, और 6ठा दिन मालिश और सेकाई करवाया, और 7वां दिन आपको मालिश सेकाई करवा करके सुबह सुबह में आपको विरेचन करा लेना है। क्या करा लेना है? विरेचन, यानी कि हल्का लूज मोशन करवा लेना है। इसके बाद शुद्ध हो जाएगा आपका शरीर। आपको कुछ परहेज पालना है। तो क्या करना है मैं बता रहा हूँ, विश्वास तो हो रहा है ना, क्योंकि ये शास्त्रों में ऐसा बताया गया है। और जैसे मैं करवाता हूँ, और आज की क्लास लेने के बाद कोई भी आपको पंचकर्म सिखाया हो, या फिर पंचकर्म किसी ने आपका किया हो, अगर इस विधि से नहीं किया है या नहीं बताया, वो गलत बताया है जी, भागवत के अनुसार। ठीक है, तो मैंने आपको रेफरेंस दे दिया है। उन्होंने यही बताया है कि पहले आपको 5 दिन, पित्त प्रकृति के लिए बता रहा हूँ, पहले 5 दिन आपको पहले 5 दिन घृत पान करना है, और इसके 5वें दिन शाम को मालिश सेकाई करवाना है, 6ठे दिन सुबह और शाम मालिश सेकाई करना है, और 7वें दिन आपको मालिश सेकाई करवा करके तुरंत सुबह सुबह में मालिश सेकाई हो गया 8-9 बजे 10 बजे तक। इसके बाद विरेचन कल्प पीना है, और विरेचन होगा, लूज मोशन होगा। और विरेचन कराने के 1 दिन बाद 1 दिन रुककर अगले दिन उस व्यक्ति को, और इसके बाद विरेचन के बाद यदि किसी को बमन कराना है तो बमन की अलग प्रक्रिया भी, केवल विरेचन की मैंने बता दिया। ठीक है जी, कोई कन्फ्यूजन है तो आप सभी लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, लास्ट में मैं प्रश्न उत्तर रखेंगे, है ना। तो कुंज बिहारी जी का आया भी है उत्तर कि 1 दिन में कुछ नहीं होगा। तो 1 दिन में कुछ नहीं होगा मतलब 1 दिन में सम्यक स्नेह नहीं होगा। तो 1 दिन में सम्यक स्नेह नहीं होगा तो पहला दिन से मालिश और सेकाई कराना बंद करिए, और उस पंचकर्मा सेंटर
आदि में भी मत जाइए जहाँ पे पहले दिन से ही आपको अभ्यंग स्वेदन होता है। सैकड़ों हजारों की संख्या में पंचकर्मा सेंटर खुल गए हैं और वहाँ पे पहले दिन से ही अभ्यंग स्वेदन होता है। पंचकर्मा, आपको पंचकर्मा कराना है। अच्छा सर आपको पंचकर्मा करवाना है, आइए ना, चलिए टेबल पे लेट जाइए। शुरू हो जाता है अपना अभ्यंग स्वेदन करने के लिए। मालिश कर दिया, सिकाई कर दिया, इसके बाद नहीं, ये पंचकर्मा नहीं है। तो आप भागवत के अनुसार आइए। तो बात दोष की चिकित्सा क्यों कराना है? स्नेह सेवन का लाभ आपने कल पढ़ लिया था और इसमें मैंने 3 चीज़ बताया था कि अभ्यंग भी प्रतिदिन करना है। तो मंगल कुमार जी आप यहाँ से पढ़िए, अभ्यंग सेवन के विधान, यानी कि अभ्यंग करने से क्या लाभ होता है ये पढ़िए। जी गुरु। प्रतिदिन अभ्यंग मालिश करना या कराना चाहिए क्योंकि वह जरा बुढ़ापा, शर्म, थकावट तथा वातज विकारों को नष्ट करता है, दृष्टि को स्वच्छ करता है, शरीर को पुष्ट करता है, आयु को बढ़ाता है, गहरी नींद लाता है, त्वचा के सौंदर्य को स्थिर बनाए रखता है और मांसपेशियों को दृढ़ एवं सुडौल गठीली बनाता है। हाँ देखिए क्या आया है कि अभ्यंगम आचरे नित्यम स जराश्रम बातः। बात दोष के नाश के लिए पहला मैंने बता दिया कि आपको घी खाना है, अच्छे पेय करना है। और दूसरा प्रयोग है अभ्यंग यानी मालिश। क्या होगा? प्रतिदिन मालिश करने से या कराने से क्या होगा? वह जरा यानी बुढ़ापा, थकावट और बात विकारों को नष्ट करता है और आँखों को भी अच्छा करता है, शरीर को पुष्ट करता है और आयु को बढ़ाता है, अच्छी नींद लाता है, त्वचा को अच्छा करता है और मांसपेशियों को सुडौल और गठीली बनाता है। ये है मालिश करने का लाभ। अभ्यंगम आचरे नित्यम, ठीक है, अभ्यंगम आचरे नित्यम स जराश्रम बातः दृष्टि पुष्ट आयु दृष्टि प्रसाद पुष्ट आयु स्वप्न सुख दृढ़कृत, यानी कि आपका सुडौल। तो मालिश करने का जो है अपना लाभ है। तो अब आते हैं कि स्टीम लेने का क्या लाभ है। आपने ठीक है मालिश करवा लिया, लेकिन स्टीम लेने का क्या लाभ है ये पढ़िए। स्वेदन का फल, स्टीम थेरेपी का लाभ। स्वेदन का फल कोष्ठगत दोष और रस, रक्त आदि धातुओं में गए हुए व्याप्त दोष, स्रोतों में विलीन सटे हुए दोष एवं शाखाओं, त्वचा, बाहुओं, साखियों में तथा अस्थियों में स्थित दोष स्नेहन विधि द्वारा चिकने किए गए तदंतर स्वेदन विधि से पिघलाए जाने पर कोष्ठ में पहुंचा दिए जाते हैं। तदंतर वमन, विरेचन एवं संशोधन विधियों से उन्हें सुखपूर्वक भली भांति बाहर निकाला जा सकता है। अब आपने क्या कर लिया? 5 दिन आपने घी पी लिया, फिर 5वें शाम को मालिश और सेकाई करा लिया, फिर 6ठे दिन मालिश और सेकाई करवा लिया सुबह शाम, और 7वें दिन भी सुबह शाम मालिश सेकाई करके आपने एक काढ़ा पिया, जो मैं बताऊंगा आपको क्या पीना है, और आपका विरेचन हो गया, लूज मोशन हो गया। तो स्वेदन का फल, ये स्टीम लेने का क्या लाभ है? क्या गर्मी लगती है इसलिए क्या? तो नहीं, भागवत ऋषि ने बताया है कि कोष्ठगत दोष, आपका दर्द कहाँ पे है? घुटनों में है। आपका दर्द कहाँ है? कमर में है। आपका दर्द चाहे एड़ियों में रहे, चाहे आपका दर्द सिर में रहे, चाहे आपका दर्द सर्वाइकल, हाथ पैर, कमर, कहीं भी रहे, इसको कहते हैं कोष्ठगत दोष। क्या होता है? रस, रक्त आदि धातुओं में गए हुए या व्याप्त दोष, स्रोतों में विलीन, यानी कि बहुत प्रकार के जो है स्रोत, जो हमारे चैनल है वहाँ पे सटे हुए, विलीन हुए, चिपके हुए, त्वचा आदि बाहुओं में, अस्थियों में अस्थिर दोष स्नेहन से विधि द्वारा चिकने किए गए तदंतर, यानी कि पहले जैसे आपका दोष जो है, मान लीजिए आपको दर्द कमर में है, मान लीजिए आपका दर्द घुटना में है या कमर में है, कंधा में, कहीं भी, हाथों में या सिर में, तो क्या होता है? पहले आप स्नेहन करेंगे तो उस दोष को क्या होगा? चिकना होगा। तदंतर स्वेदन विधि से पिघला करके कोष्ठ में पहुंचा देना। वो जो दोष है, बात पित्त कफ एक्स्ट्रा जो शरीर में दोष है, या फिर कह लीजिए जो टॉक्सिन है शरीर में, कहीं भी आपका लीवर में है, किडनी में है, आपका पेनक्रियाज में है, आपका गॉल ब्लैडर में है, आपका प्रोस्टेट में है, चाहे आपका यूट्रस में है, चाहे आपका घुटना में है,
कहीं भी है, इसको कहते हैं शाखागत दोष। तो कहीं भी शाखाओं में है उसको दोष को ले आएगा खींच करके पेट में, यानी कि अमाशय में। अमाशय में पहुंचा दिए जाते हैं। कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है? तो पहले चिकना होगा दोष, और दोष चिकना होकर के आपको जो है आपके पेट में पहुंचाने का काम आपका स्वेदन स्टीम लेने के बाद ऐसे हो जाता है। आपका दोष जो है कोष्ठ में आ जाते हैं, पेट में आ जाते हैं। तदंतर जब पेट में आ जाते हैं तो आप एक औषधि सेवन करते हैं। इसके बाद आपको क्या होता है, लूज मोशन होता है और सुखपूर्वक भली भांति बाहर निकल जाता है। ये है वो जो दोष है, जो वात पित्त कफ एक्स्ट्रा है, ये टॉक्सिन है आपके शरीर में, तो वो सभी क्या है, बाहर निकल जाता है। ये है अपना पंचकर्मा का वैदिक प्रोसेस कि अपने पहले दोषों को चिकना करना है। जैसे मछली को फंसाते हैं इस प्रकार से, तो इसमें क्या करते हैं, आटा लगा देते हैं, इसके बाद पानी में डाल देते हैं। पहले क्या करते हैं, इसको लुभाते हैं कि आ जा, मतलब देखो ये है ना तुम्हारा हाथ, और जब आता है खाने के तो खींच लेते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको हम दोषों को लुभाते हैं कि देखो आ जाओ, तुम्हें जो है घी पिलाया जा रहा है, मतलब घी पिलाते हैं। इसके बाद हम शाखा में बुलाते हैं, इसे घी पिला करके शाखा में बुलाते हैं। इसके बाद शाखाओं में जो है, तो उस दोष को हम क्या है कि लुभाते हैं घी दे करके। तो वो क्या करता है, शाखाओं से जो है कोष्ठ में आ जाते हैं, पेट में आ जाते हैं। जब पेट में आता है तब हम जो है अपना रामबाण औषधि पी लेते हैं। क्या है रामबाण औषधि, वो मैं बताऊंगा। वो बाहर निकल जाता है सब दोष, ठीक है। तो ये देखिए आप हमारे चिकित्सालय का दृश्य, पहले मालिश होता है, इसके बाद सेकाई होता है, ठीक है जी। तो अब पढ़िए मलों का उत्क्लेशन। हम ऐसा क्यों करते हैं, क्या है लाभ? ऐसा करें ना, सीधा जो है कोई औषधि लें, जैसे अमलतास आदि, या फिर कुछ भी ऐसा जो इच्छा भेदी रस हो गया, बिंदु तेल हो गया, या जमाल घोटा हो गया, इसको लें और पिए और निकल जाए लूज मोशन के थ्रू। तो क्या होता है ये पढ़िए, मलों का उत्क्लेशन पढ़िए पहले, फिर समझ में आएगा। मलों का उत्क्लेशन, जिस प्रकार कपड़ा पर जमी हुई मैल को स्नेह तथा क्षार प्रधान पदार्थ साबुन तथा स्वेदन गर्म पानी द्वारा उभाड़ कर निकाला जाता है, उसी प्रकार शरीर स्थित मलों को स्नेहन एवं स्वेदन विधियों से उत्क्लेशन उभाड़ कर वमन एवं विरेचन नामक शोधन से बाहर निकाल दिया जाता है। हाँ जी, शोधन। तो हमने क्या जाना है कि जैसा हम इस ब्रह्मांड में देखते हैं वैसा ही हमारे शरीर में है, यह होता है। हम क्या देखते हैं कि जिस प्रकार कपड़ा पर जमी हुई मैल को पहले क्या करते हैं, पहले हम करते हैं जो स्नेह और क्षार प्रधान पदार्थ है, जैसे साबुन है। साबुन क्या है जी, तो उसमें क्षार और स्नेह प्रधान है। स्नेह यानी कि कुछ इसमें तेल है, और इसमें क्या है, कुछ एल्कलाइन चीज़ें, क्षारीय चीज़ें, जैसे कास्टिक सोडा है। तो जो साबुन होता है ना, साबुन जो कास्टिक, इसको क्या कहते हैं, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर आप जानते होंगे एक साबुन आता है डॉक्टर साबुन, या बहुत सारे प्रकार के साबुन, कपड़ा धोने वाला साबुन। तो क्या है पता, वो तेल और कास्टिक सोडा का कॉम्बिनेशन है वो, यानी कि स्नेह है और एक क्षार है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जिस प्रकार कपड़ा पर जमी हुई मैल को पहले हम स्नेहन यानी कि पहले हम भिगोते हैं, साबुन या सरफ में हम भिगो देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, स्वेदन कर देते हैं गर्म पानी में। क्या करते हैं, गर्म पानी द्वारा उबाल कर निकाल लिया जाता है। तो कोई देखते मैल कपड़ा होता है और अच्छे से साफ करना होता है, तो हम इसे पहले क्या करते हैं, गर्म पानी करते हैं, गर्म पानी में साबुन सर्फ डालते हैं, फिर इसमें कपड़ा डाल देते हैं। इसके बाद कहते हैं लो आधा 1 घंटा 2 घंटा क्या करते हैं, उसी में रहने देते हैं। क्यों, मलों को क्या करें, उत्क्लेशन, उभाड़ना है, पहले मलों को उभाड़ना है। तो यही काम करता है अपने शरीर में स्नेहन और स्वेदन। स्नेहन देते हैं तो ये चिकना होता है, स्वेदन देते हैं तो ये उभाड़ के लाता है, दोषों को कोष्ठों से, शाखाओं से उभार के लाता है आपके अमाशय में। और इसके बाद हम औषधि पीते हैं, फिर इसके बमन के द्वारा, विरेचन के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये अपना है वैदिक शोधन, यानी कि वैदिक शोधन तरीका, या फिर अपने शरीर को डिटॉक्स करने का इस प्रकार से वैदिक तरीका है। तो अब पढ़िए स्नेहन स्वेदन का लाभ, ये पढ़िए।
स्नेहन स्वेदन के लाभ। स्नेहन तथा स्वेदन का अभ्यास निरंतर सेवन किए बिना जो रोगी संशोधन का प्रयोग करता है उसका शरीर उस प्रकार फट जाता है जैसे स्नेहन तथा स्वेदन किए बिना झुकाने का प्रयत्न करने पर सूखी लकड़ी टूट या फट जाती है। आहा, कितना अच्छा उदाहरण भागवत ऋषि ने दिया है, धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन नहीं मानते हैं ना लोग। क्या कर रहे हैं आजकल, हो क्या रहा है, अच्छा डिटॉक्स करना है, पानी लो, नींबू लो और पानी में नींबू डालो, पियो, 2-4 एक्सरसाइज करो और इसके बाद जो है तुम्हारा लूज मोशन हो जाएगा, तुम्हारा शरीर की शुद्धि हो जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। इसे क्या कहते हैं जी, ये शंख प्रक्षालन करते हैं, बहुत अच्छा क्रिया है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार वो नहीं है। आयुर्वेद में कहीं भी शंख प्रक्षालन नहीं है। आयुर्वेद का शंख प्रक्षालन सुनिए क्या है। पहले दोषों को शाखाओं से कोष्ठ में लाना, यानी कि जहाँ जो विलीन है उसको सबसे पहले अपने अमाशय में लाना। तो पहले क्या करना है, आपको स्नेहन करना है, इससे दोष चिकना होंगे। स्वेदन करना है, स्वेदन करने से आपको ये सब लाभ मिलेगा कि दोष उभरेगा और उभार करके जो है कोष्ठ में आएगा। इसके बाद आपको जो है विरेचन लेना है, इसके बाद जो है आपका दोष निकल जाएगा, टॉक्सिन निकल जाएगा। और ऐसा जो नहीं करते हैं और क्या करते हैं कि ऐसे नींबू वगैरह पानी पी करके इस प्रकार से कर लेते हैं शंख प्रक्षालन जैसे क्रिया, या फिर कोई भी कब्ज है लो ये इच्छा भेदी रस लो, ये लो बिंदु घृत लो, ये लो हमारा कब्ज नाशक चूर्ण, ऐसा ऐसा जो करते हैं उनके लिए बताया है कि स्नेहन तथा स्वेदन का अभ्यास यानी कि निरंतर सेवन किए बिना, यानी कि जो लोग स्नेहन नहीं कर रहे हैं, स्वेदन नहीं कर रहे हैं और इसको किए बिना जो रोगी संशोधन प्रयोग करता है, यानी कि ऐसा लूज मोशन वगैरह लगवाता है, उनका शरीर फट जाता है। उदाहरण देते हैं कैसे, जिस प्रकार से कोई सूखा लकड़ी है, यदि आप इसको झुकाने का प्रयत्न करेंगे तो लकड़ी टूट सकती है या तो फट सकती है। हमारे पास एक ऐसा रोगी आया कि उसका सच में मतलब क्या है कि इस प्रकार से हो गया था, सूखी लकड़ी जैसे टूट जाती है ना, ऐसा टूट गया। क्या हुआ था, उसने एक ही शंख प्रक्षालन किया, हालांकि सब में नहीं होता है लेकिन किसी किसी नुकसान तो होता है। और लाभ भी क्या होता है, केवल जो अपने अमाशय में और पकवाशय में, बड़ी आंत और छोटी आंत में, मलाशय में जो कुछ मल है, भोजन है, उसको निकाल दिया आपने, इससे क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। जब तक दोषों को टॉक्सिन अपने किडनी से, लीवर से, पेनक्रियास से, गॉल ब्लैडर से, पूरे अंग प्रत्यंग से अपने दोषों को नहीं खींचा तो क्या लाभ। तो लाभ कैसे मिलेगा, सबसे पहले स्नेहन करिए, स्वेदन करिए, इसके बाद भली भांति विरेचन करिए, तब आपका जो है सही रहेगा। तो क्या होता है कि जब हम बार बार, ऐसा एक बार करने से नहीं होता है, लेकिन अगर बार बार करेंगे शंख प्रक्षालन या फिर ऐसा कोई जुलाब वाली दवाई लेंगे या फिर अपना दस्त लगवाते रहेंगे, कुछ ऐसा दवाई लेकर के इच्छा भेदी या कुछ भी ऐसा, तो उसको क्या है कि शरीर में ड्राइनेस, आंतों में ड्राइनेस, ऐसा हो जाएगा। तो कुछ लोग वो कहेंगे, ये बात कहेंगे कि घी पी लेंगे। अरे भाई, जब घी पीना ही तो पहले क्यों नहीं पी लेता है, पहले पी लो ना। जब शंख प्रक्षालन करके ही घी पीना है तुम्हें तो पहले पी लो वही घी को। तो शंख प्रक्षालन वाले कहते हैं, जो कराते हैं वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रक्षालन कराने के बाद हम घी देते हैं खिचड़ी के साथ में, तो वो घी पहले पिला दीजिए, ठीक रहेगा, तो अपना वैदिक क्रिया भी हो जाएगा। तो हम आयुर्वेद को प्रमोट करना है। आज हमने ग्रुप में बहुत सारे बातें लिखा और हमने एक व्यक्ति को रिमूव भी कर दिया, क्षमा चाहते हैं। क्या है कि हम केवल उसी को प्रमोट करेंगे जो वैदिक होगा, जो शास्त्रों में होगा, अन्यथा किसी को भी हम प्रमोट नहीं करेंगे। आप करिए। आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के चक्कर में आयुर्वेद मिट रहा है, आयुर्वेद का जो मूल चीजें हैं मिट रहा है, पंचकर्मा खुल रहा है, नेचुरोपैथी खुल रहा है, तो खुलना चाहिए, लेकिन आयुर्वेद के मूल सिद्धांत के आधार पे। तो अपना क्या है मूल सिद्धांत, अपना मूल सिद्धांत यही है, अष्टांग हृदयम, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, भाव प्रकाश निघंटु, कोई भी शास्त्र है यदि उसमें कुछ बातें हैं, इसके ऊपर हम बात करने को तैयार हैं, इसको हम बढ़ाने को तैयार हैं, तो इसको हम संरक्षण करेंगे। तो ये अपना क्या है कि इस प्रकार से हम पंचकर्म करते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। रोगों की उत्पत्ति का प्रधानता, ये पढ़िए जी, कि हम बात में इतना हम क्यों मतलब बस्ती आदि कर रहे हैं, इसका कारण जानते हैं जी।
रोगों की उत्पत्ति में वात की प्रधानता, शाखाओं में गए हुए, कोष्ठ प्रदेश में पहुंचे हुए, शरीर के ऊपरी भाग अथवा शरीर के सभी अवयवों में होने वाले जो भी कोई रोग होते हैं, उन सभी रोगों में वायु को छोड़कर दूसरा कोई भी दोष उनकी उत्पत्ति में कारण नहीं होता है। यहाँ पे बात को फिर से एक बार दोषी ठहराया गया है ना, कि बात की प्रधानता और बात के रोग ज़्यादा हैं। बात के जो दोष हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो शाखाओं में गए हुए जो दोष है, शरीर कोष्ठ प्रदेश में पहुँचे हुए, शरीर के ऊपर भाग अथवा शरीर के सभी अवयव में होने वाले कोई भी जो भी कोई रोग होते हैं, उन सभी रोगों में वायु को छोड़कर कोई भी दोष उसकी उत्पत्ति का कारण नहीं होता। यानी कि दोषों में बात को प्रधान माना गया है। पहले भी बताए थे, है ना, पिता पंगो कफा पंगो पंगवो मल धातवा, सारंगधर ऋषि बताया है कि बात ही प्रधान है। तो ऐसा बताया गया है। तो हम क्या अभी बात कर रहे हैं, चिकित्सा की बात कर रहे हैं। तो चिकित्सा में क्या मैं आपको बता रहा हूँ, आपको स्नेहन का लाभ कैसे मिलेगा आपको मैंने बता दिया, स्नेहन क्यों करना है बता दिया, स्वेदन क्यों करना है मैंने आपको बता दिया, अब विरेचन कैसे किया जाता है ये भी मैंने बता दिया। अब मैं अपना लास्ट पॉइंट लेता हूँ, बस्ती, जो सबसे लास्ट में देखिए लिखा है, बात हर तेलो, जैसे नारायण तेल, महानारायण तेल, एरंड तेल, कोट्टम चुकादी तेल, क्षीर वाला तेल, क्षीर बस्ती तेल, ऐसा अनुवासन बस्ती का प्रयोग करें। तो अब बस्ती के ऊपर चलते हैं। ये बस्ती, अब आपने विरेचन भली भांति विरेचन करा लिया, अब आपको लेना है बस्ती, लेना है जी बस्ती। ये बस्ती क्या है भाई, इसको जानते हैं। तो पढ़िए, बस्ती की कार्य प्रणाली। बस्ती की कार्य प्रणाली नाभि स्थान, कमर, पसलियों तथा उदर में जाकर मल तथा दोष को समूह को बिलोड़ित कर अर्थात मथ कर शरीर को स्निग्ध बनाकर मल तथा दोषों के साथ जो सुखपूर्वक बाहर निकल आती है उसे बस्ती कहते हैं। बस्ती कहते हैं। क्या है बस्ती जी? तो बस्ती हम उसे कहते हैं नाभि स्थान, कमर, पसलियों तथा उदर में जाकर मलों तथा दोष समूहों को बिडोलित कर अर्थात मथ कर शरीर को सनिग्ध बनाकर तथा मल तथा दोषों के साथ जो निकल जाए उसे बस्ती कहते हैं। बस्ती क्या है, ये क्या करता है बस्ती? तो बात दोष की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा बस्ती क्यों है? क्योंकि क्या करता है, जब ये जाता है उदर में जाकर मलों को, दोषों को, टॉक्सिन को मथ कर बाहर निकाल देता है। मथनी देखा है ना आपने, इस प्रकार से बिडोलित कर अर्थात मथ कर शरीर को सनिग्ध भी बना देता है और बाहर निकल जाता है, सुखपूर्वक बाहर निकल जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं प्रतिदिन देता हूँ बस्ती लोगों को, एक बस्ती, दो बस्ती, मतलब इस प्रकार से मात्रा बस्ती या फिर निर्वहन बस्ती, क्योंकि वर्षा ऋतु है तो ऐसा रोग ज़्यादा आते हैं बस बात से संबंधित। तो बस्ती तो कैसे देते हैं बस्ती, अब बस्ती के ऊपर चर्चा करते हैं। तो अपना ये है बस्ती का यंत्र, बहुत सिंपल है जी, बहुत सिंपल है, इसको आप समझिए। देखिए क्या है, सर्वप्रथम बस्ती के लिए आपको क्या करना है, तैयारी करना है। जिसको भी बस्ती देना है, क्या सभी ले सकता है? सभी ले सकता है, पहलवान ले सकता है, बच्चा ले सकता है, बूढ़ा ले सकता है, जो कोमा में है उसको भी दे सकते हैं, क्योंकि कोमा में जो है वो तो दवाई ले नहीं सकता है, लेकिन बस्ती ले सकता है। तो बस्ती क्या है जानते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या लेना है, पहले 100 ml की सिरिंज लेना है। ये मेरे पास सिरिंज है, मेरे पास जो है प्रोफेशनल है थोड़ा, मतलब हम सुई वाला नहीं प्रयोग करते हैं, हमारा इस प्रकार के रहता है, आप भी मंगा सकते हैं। लेकिन नहीं कुछ है तो सिरिंज है ना 100 ml जो पशुओं को लगाया जाता है वो लेना है। और एक आता है कैथेटर, कैथेटर के नाम से आपको मिल जाएगा, जो आप रबड़ की तरह दिख रहा है आपको, ये रबड़ मतलब रबर कैथेटर कहते हैं। 11 नंबर की आपको कहिएगा मिल जाएगा, या इस प्रकार के वो छोटा सा लेना है। अलग अलग प्रकार के भी कैथेटर होता है ना, जब यूरिन पास नहीं होता है तो उस समय भी लगाते हैं एलोपैथी वाले डॉक्टर, लेकिन आपको वो नहीं लेना है, एलोपैथी वाले नहीं, आयुर्वेदिक रबर कैथेटर लेना है। आपको अलग अलग रेट में मिल जाएगा, 10 रुपये से लेकर के 20 रुपये 50 रुपये तक मिलेगा, और आपको सिरिंज मिल जाएगा। बस 2 ही इसमें
इक्विपमेंट्स चाहिए, 100 ml सिरिंज और एक कैथेटर। ये हो गया छोटी बस्ती वाला। आगे बड़ी बस्ती अलग होता है, मैं अभी बस इतना समझा दूँ। तो ये 2 चीज़ लेना है। इसके बाद क्या करना है, आपको बनाना है। देखिए आपको बस्ती बनाना है, तो क्या बनाना है, यदि आपको बनी बनाई चाहिए कुछ, तो आपको ले लेना है महानारायण तेल, बैद्यनाथ की कोई भी कंपनी की, महानारायण तेल, अश्वगंधा तेल, एरंड तेल, प्रसारणी तेल, निर्गुंडी तेल, कुछ नहीं है तो मूर्छित तिल तेल। अगर मूर्छित तिल तेल भी नहीं है, केवल तिल तेल है और घर का होनी चाहिए, तो आप तिल तेल ले सकते हैं। और कहिए तिल तेल भी नहीं है तो क्या करें, तो एक उपाय और बता देता हूँ, क्षीरबला बस्ती। लास्ट में क्या है, क्षीरबला बस्ती, और कोई भी दुकान पे आपको मिल ही जाएगा। ये बात वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बस्ती किसका है इलाज, बात वालों के लिए विशेष। पित्त वालों भी ले सकते हैं, लेकिन इसका जो है ये तेल नहीं होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो क्षीरबला बस्ती क्या है मैं आपको बताता हूँ। मुलेठी, गिलोय, पटोल पत्र, बला, बला जो अति बला, महाबला, कुछ भी मिल जाए, बला औषधि, शतावरी, कितनी औषधि हो गए, 5 हो गए। सभी 10-10 ग्राम ले लेना है, और जौ कुटा लेना है, पाउडर नहीं, जौ कुटा लेना है। और लेना है 100 ग्राम गाय का दूध, और 100 ग्राम लेकर पानी मिला लेना इसी में, और सबको मिला करके इसे उबालना है। इसे उबालना है, जल उड़ने तक पकाना है इसे। जब जल उड़ जाए, केवल दूध शेष बचे, तब इसे छान लेना है। चाय की तरह इसे छान लेना है छन्नी से, लोहे वाली छन्नी से छानना है, प्लास्टिक यहाँ पे उपयोग नहीं करना है। छान कर देख सकते हैं आप, कोई भी पात्र में रख सकते हैं। जैसे मेरे सामने लोटा आप दिख रहा है, लोटा दिख रहा होगा, देखिए मेरा लोटा दिख रहा होगा। और ये प्लास्टिक जो है ना, इसमें हम रखते हैं अपना सिरिंज रखते हैं। जैसे रोगी आता है प्रतिदिन, तो उसी में इसके लिए मैं स्पेशल डब्बा बना रखता हूँ। तो लोटे में हम तेल और 1 चम्मच, देखिए चम्मच इसलिए क्योंकि इसको मैं हिलाता रहता हूँ। ठीक है, और भी इसमें चीज़ इसमें मिला सकते हैं, जैसे क्षीरबला बस्ती। ये सबके लिए है जिसको विशेष करके कोई दर्द है। पहला दूसरा 5 दिन में आप लेंगे बस्ती, आपका दर्द देखिएगा ठीक होना शुरू हो जाएगा, अनुलोमन भी अच्छा हो जाएगा। और कुछ करना नहीं, ऐसे ही ले सकते हैं। अगर आपको संशोधन करके लेंगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा, नहीं तो सीधा क्षीरबला बस्ती भी ले सकते हैं अपने वैद्य की देखरेख में। तो मुलेठी, गिलोय, पटोल पत्र, बला, शतावरी। और गर्मी के दिन है तो शतावरी, और ठंड के दिन है तो अश्वगंधा भी मिला सकते हैं, दर्द ज़्यादा भी है तो, प्रकृति यदि मतलब बात की शीत गुण बढ़ाए तो। और इसको पकाना है, और दूध बचे तो छान के आपको लोटे में रख लेना है, और 2 से 4 चम्मच घी मिला लेना है। ठीक है जी, गाय का घी मिला लेना है, और इसको हिलाते रहना है। जब नॉर्मल ठंडा पड़े आपको ये भर लेना है 100 में। और इसके बाद जो है घी को बाएं करवट लेटा करके, देखिए हमारे चिकित्सालय में कैसे देते हैं। सबसे पहले इसको बाएं करवट लेटाया जाता है, और नीचे वाला जो पैर है इसको सीधा रखा जाता है, और ऊपर वाला पैर को मोड़ दिया जाता है। और बाएं करवट लेटा हुआ रोगी को कहेंगे लंबी गहरी श्वास लो। और इसके बाद हम क्या करते हैं, जो कैथेटर होता है इसके पहले जो है गुदा मार्ग पे तेल लगा देते हैं। यानी कि जो एनस होता है मल द्वार पे तेल लगा देना है, कोई भी तेल, जैत्यादि तेल या तिल का तेल, घी जो भी है। और कैथेटर के अग्रभाग में भी घी लगा देना है या तेल लगा लेना है। इसके बाद बस लगभग 2-4 इंच इतना जो है अंदर प्रवेश करा देना है, ये रबड़ है ना। और इसके बाद जो है धीरे धीरे सुखपूर्वक जो है प्रेस कर देना है। ठीक है, सिरिंज को वो अंदर चला जाएगा। इसके तुरंत बाद जो है उसको लेटा देना है, उल्टा पेट के बल लेटा देना है। वो सुखपूर्वक जो है 5-10 मिनट लेटा रहेगा। ठीक है, जितना समय लेटा रहे। इसके बाद वो कहीं भी जा सकता है। और इसे लेना है रात को सोते समय भी ले सकते हैं, 24 घंटा में जब चाहें आप ले सकते हैं। खाना खाया, खाना खाने के बाद ले लिया, खाली पेट ले लिया। लेकिन इस केस में जो बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है, या बहुत ज़्यादा भूखे भी नहीं रहना है। तो मेरा तो ये है, और मैंने आपको बताया भी कि 2 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में जब देंगे, है ना, अपान काल में भी और बस्ती के प्रकोप काल में, तो ये बस्ती ज़्यादा काम करेगा 2 से 6 के बीच में। तो मैं ज़्यादातर 2 से 6 के बीच में ही देता हूँ। ठीक है, तो अपना इस प्रकार से बस्ती आप
दे सकते हैं, ले भी सकते हैं। तो जिस किसी को भी मतलब क्या बस्ती आदि को सीखना है तो आप हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सालय जो सागर में स्थित है, मध्य प्रदेश सागर जिला में, आप यहाँ पे आकर के 1 दिन 2 दिन 5 दिन सीख सकते हैं। ठीक है, जिसको भी बस्ती वगैरह सीखना है। ठीक है, और बाकी जो है अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम रखेंगे आप सभी के लिए, तो उसमें सभी को बुलाएंगे। लेकिन इससे पहले कोई सीखना चाहते हैं तो अपना सीख सकते हैं आकर के। ठीक है, तो इस प्रकार से अब जो है कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि आज मैंने आपको बात दोष का बारे में, बात दोष की संपूर्ण जानकारी दे दिया। हमें नहीं लगता है कि बात दोष की इतनी जो है डिटेल जानकारी है ना आपको पहले मिली होगी, और हो सकता है मिली भी होगी, परंतु हमने सिलेबस जो बनाया है और लोगों को समझ में आ रहा है, तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाया है, क्योंकि ये है ही बहुत आसान है ना। और ये जो है बिल्कुल समझने योग्य है कि कोई भी एक आम आदमी समझ सकता है, और लोग समझ भी रहे हैं, हमारे यूट्यूब पे देख करके समझ भी रहे हैं, और यूट्यूब से देखने के बाद अपना जो है क्लास में भी आ रहे हैं। तो एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप सभी को अष्टांग हृदय पढ़ने का सुनहरा मौका है कि जल्द से जल्द जो है अपना अष्टांग हृदय क्लास में जो है अपना फॉर्म भरिए और अष्टांग हृदय क्लास रेगुलर करिए। मैं आपसे जो है वादा करता हूँ कि 6 महीना के अंदर अंदर आप एक अच्छे प्रैक्टिशनर बन जाएंगे, और आप कभी भी मतलब क्या है कि किसी भी रोगी को मतलब क्या है कि ट्रीटमेंट दे सकते हैं, अच्छी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, कम खर्चे में ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। शास्त्रोक्त, सबसे बड़ी बात है, शास्त्रोक्त चिकित्सा दे पाएंगे आप 6 महीने में, और आपको फिर किसी भी प्रकार की जो है दिक्कत नहीं रहेगी। तो चिकित्सक के लिए हो गया, बाकी जो आम आदमी हैं उनके लिए है कि आप अपने चिकित्सक खुद बन सकते हैं, ऋषियों एवं शास्त्रों को, ज्ञान को समझ करके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब जो है आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप रख सकते हैं, क्योंकि ये नया बैच है, आगे भी नया बैच आरंभ होता रहेगा। ठीक है, और हमने जैसा वादा किया था कि 1 महीना पहले महीने में मैं आपको बात पित्त कफ के बारे में जानकारी दूंगा, लेकिन हमने कोर्स को समझाते समझाते, हालांकि इससे पहले जो अपना बैच था वो 3 महीना में बात पित्त कफ खत्म हुआ था, 3 महीना लग गए थे। लेकिन अब जो है 3 महीना नहीं लगेंगे, क्योंकि पहले हमारा कोई सिलेबस नहीं बना हुआ था, लेकिन अब हमने सिलेबस बना लिया है, तो मुश्किल से 1.5 महीना लगेंगे। 1.5 महीने में मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि बात दोष बहुत ज़्यादा प्रमुख था और इसकी चिकित्सा भी बहुत ज़रूरी है। एक दोष को आपने समझ लिया तो इसका ठीक उल्टा कफ होता है, कफ मात्र 10 दिन में आप समझ जाएंगे। फिर इस प्रकार से मतलब 15 दिन और बात पित्त कफ के ऊपर चलेगा, आपका क्लियर हो जाएगा। तो नया बैच स्टार्ट है, आप सभी लोग जुड़िए, लोगों को जोड़िए, और जो भी मतलब क्या है कि आपके ग्रुप में आता है कोई भी पोस्ट, तो इसको आप जो है आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए, संरक्षण के लिए अपना व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए, फेसबुक पे स्टोरी लगाइए, सब जगह शेयर करिए, ताकि लोग देखें कि आप किस फील्ड से जुड़ गए हैं, किससे जुड़े हैं। लोग अभी भी आपसे पूछेंगे, फिर वो जुड़ेंगे। तो आप सभी लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, भली भांति कर रहे हैं, है ना। तो आप कोई प्रश्न है तो उपस्थापना करिए। गुरुजी, वात हर तेल, महानारायण तेल, अश्वगंधा तेल, एरंड तेल, ये जो तेल हैं, जैसे क्षीर बला बस्ती के अलावा ये सब हाँ वही सेम प्रोसेस रहेगा। देखिए क्या, हाँ सेम प्रोसेस रहेगा, पर अगर तेल ले लेते हैं, मान लीजिए आपने महानारायण तेल ले लिया, तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको तेल को गर्म करना है, ठीक है, लेकिन इसकी मात्रा कम रखिएगा, मात्र 50 ग्राम रखिएगा, और वो अपना लेना है। लेकिन अगर क्षीर वाला बस्ती लेना है तो 100 ml तक ले सकते हैं, 150 ml, 200 ml, धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, 150 ml, 200 ml, ये रात भर में पूरे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाएगा। और एक बड़ी बस्ती भी होती है, मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, अब मृत्युंजय दत्ता जी आपका क्या प्रश्न है, रखिए। ये दोनों बस्ती में क्या अंतर है, बात हर मतलब बस्ती और क्षीर वाला बस्ती में? देखिए कई प्रकार के बस्तियां हैं, बात पित्त कफ के अनुसार, रोग के अनुसार अलग अलग प्रकार के बस्ती है। तो क्या है, बात हर तेल, जैसे आपने महानारायण तेल सुना होगा या प्रसारणी तेल, उसको लाना है और उसको बस गुनगुना करना है, और इसके बाद उसको सिरिंज में भर करके बस्ती देना है। ये हो गया आसान तरीका। लेकिन यदि किसी को क्षीर वाला लेना है तो क्षीर वाला बस्ती लेते हैं ना, तो ये अच्छा होता है, दर्द में ज़्यादा लाभ करता है क्षीर वाला बस्ती। लेकिन महानारायण तेल लेंगे तो ये भी काम करेगा, लेकिन क्षीर वाला में क्या है ना, दूध है ना, दूध से बनी है ना ये,
तो ये जिसको मतलब कि वो तेल वाला पसंद नहीं है तो हम यहीं से शुरू कर देते हैं। तेल वाला लेने से क्या होता है कि कभी कभी लीकेज हो जाती है ना, पर ये क्षीर वाला बस्ती आपका पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जो छोटी बस्ती होती है वो पूरा पूरा एब्जॉर्ब होनी चाहिए, और जो बड़ी बस्ती है वो पूरा पूरी बाहर आनी चाहिए। मतलब पूरा पूरी नहीं, मतलब बाहर आती है। तो बड़ी बस्ती के बारे में अभी नहीं बताया हूँ। बड़ी बस्ती एनीमा पॉट में डाल के दिया जाता है, वो अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है। वो खाली पेट दिया जाता है और अपने से नहीं ले सकते हैं। इसमें जैसे आपने बताया 100 ग्राम का जो मात्रा दूध का लेना है, पानी का लेना है, उसमें उड़लने तक पकाना है। तो सबको कूट के पकाना है या ऐसी मुलेठी वगैरह डाल के जौ कुटा कर लेना है, मुलेठी, गिलोय, पटोल, सतावरी और बला, जौ कुटा कर लेना है जौ की आकार के। इसके बाद इसमें डाल देना है और लास्ट में छान लेना है और उसको औषधि को फेंक देना है। केवल दूध दूध रहेगा और उसी में जो है फिर से 2 चम्मच घी मिला लेना है। एक आखिरी सवाल है मेरा कि अगर किसी को वहां पे आके सीखना है तो 5-7 दिनों में वो सीख जाएगा? 5 दिन में सीख जाएगा, बिल्कुल। और क्या प्रोसेस है? वही आ सकता है जो अपने अष्टांग हृदय क्लास में आ रहा है, क्योंकि आप लोग क्लास ले रहे हैं तो आप लोग समझ रहे हैं, लेकिन कोई यूट्यूब पे देखा सुना और इसके बाद कहते हैं हम सीखना चाहते हैं आज ही आ जाएं, तो नहीं। सर्वप्रथम जो है क्लास में आना है, समझना है। और अगर क्या है कि महीनों महीनों आकर के रह के सीखना है, क्योंकि आता है क्वेरी तो उनको पहले क्लास ही लेना पड़ेगा 2-3 महीना। इसके बाद मैं देखूंगा कि हाँ आप सच में मतलब कि पढ़ने को तैयार हैं, जिज्ञासु हैं, तो मैं अपने पास बुला सकता हूँ 6 महीने साल भर के लिए। बाकी किसी को 5 दिन के आकर के रह के सीखने का है तो बिल्कुल आकर के सीख सकते हैं, निःशुल्क सीख सकते हैं, कुछ नहीं चार्ज होगा, ठीक है। आपको बस बस्ती आदि का जो है जो चार्ज लगेगा वो आपको अपने तरफ से खर्च करना है, ठीक है जी। अच्छा, तो प्रश्न है। हाँ जी प्रश्न आपका। आचार्य जी, जैसे बस्ती देंगे तो इसके बाद क्या क्रिया होगी? उसको विरेचन होगा मरीज को, या वो बस्ती बाहर कैसे निकलेगी? मतलब अंदर ही रहेगी या समझ गया। यदि महानारायण तेल की है, अश्वगंधा तेल की है, प्रसारणी तेल की है, या कुछ नहीं तो तिल का तेल, सरसों तेल नहीं लेना है। सरसों तेल अलग केस में लिया जाएगा, बाद के केस में तिल का तेल लीजिएगा। सरसों तेल का भी मैंने प्रयोग बताऊंगा, आता है तो, या एरंड तेल। तो जो भी तेल वाला रहेगा उसको मात्र 50 ml लेनी है जी, ठीक है। और ये तेल क्या है, एब्जॉर्ब हो जाएगा शरीर में, ठीक है। बात वाले में ये सब देना है। लेकिन एक होती है बड़ी बस्ती या क्षीर वाला बस्ती, जो लेंगे ये शरीर में एब्जॉर्ब हो जाएगा, आंतों में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये आंतों में जाएगा ना, बड़ी आंत में जाएगा तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन जब आप बड़ी बस्ती लेंगे, यानी कि एनीमा में भर के 1 लीटर या 600-700 ml 800 ml ऐसा जो लिया जाता है बड़ी बस्ती, वो क्या है कि 10 मिनट में वापस आ जाता है 200 को निकालते हुए, तो वो और ज़्यादा फायदा करता है। वो मैं आगे की क्लास में बताऊंगा, ये पंचकर्म में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। जो बड़ी बस्ती लिया जाता है जब देते हैं, इसके बाद 10 मिनट में वापिस आता है वो 200 को पूरा बिडोलित करते हुए। जैसे आपने देखा है कि जैसे क्या है कि छोटे छोटे नदी नाला क्या होता है कि कचरे से भरे रहते हैं, लेकिन जब बारिश आता है ना, बाढ़ आता है या बारिश होता है, तो पूरा जो है कचरा को जो है पूरा साफ करते हुए लेके जाता है। आपने देखा है ना, जैसे गांव का पूरा कचरा जो है या वस्तु वगैरह सब जो है अपने साथ ले जाता है। या फिर ज्वार भाटा जो आता है समुद्र में, तो क्या होता है, जो भी कचरा होता है समुद्र किनारे सबको अपने खींच के लेकर चल जाता है। ऐसा ही है, जो बड़ी बस्ती लेंगे तो और भी ज्यादा फायदा करेगा। 200 को पूरा बिडोलित करते हुए पूरा खींच लेगा, निकाल देगा बाहर, ठीक है जी। और कोई प्रश्न है? अनिल देसवाल जी आपका प्रश्न। गुरुजी आपने जो बताया था कि जो वात में जो रुक्ष गुण है उसके बढ़ने से जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा उसके ऊपर असर होता है जो भी, तो फिर उसके बाद जो लघु गुण है और रुक्ष गुण है, सॉरी सूक्ष्म गुण है, उस गुण का मांस धातु वगैरह पे, बाकी सारे गुणों धातुओं पे इफेक्ट होता है क्या? बाकी वो भी कुछ क्लियर नहीं किया था शायद। नहीं, क्लियर हो गया था, शायद आपकी क्लास छूट गई थी। सभी गुणों के ऊपर चर्चा किया है ना मैंने, कि रुक्षता आएगी तो लघुता आएगी, खरता आएगी। तो मेन गुण है रुक्ष ही है, रुक्षता आएगी तो लघुता आ जाएगी।
तो उसकी लघुता की चिकित्सा करने के लिए पहले रुक्षता की चिकित्सा करना है। रुक्षता की हो जाएगी तो बाद के सब की चिकित्सा हो जाएगी, चल आदि, शीत आदि गुण सब की हो जाएगी। ठीक है जी जी ठीक है जी। और कोई प्रश्न? छोटी बस्ती मतलब कितने दिन तक चलेगी? जी एक दिन तक ही, एक दिन के लिए? जी बताइए हाँ वैद जी। गौतम हाँ जी। जो भी आपने घृत का पान कहा है कि पहले दिन 25 ग्राम 50 ग्राम 125 ग्राम ऐसा हमें आगे बढ़ाना है, तो वो 24 घंटे में लेना है? हाँ सुबह कुछ सूर्योदय के घंटों में हमें 24 उसका घंटा में इस्तेमाल एक कर बार। लेना। हाँ 24 घंटा में एक बार लेना है, सुबह सूर्योदय के आधा 1 घंटे के बाद लेना है। यानी अगर वो 125-150 ग्राम है वो एक ही टाइम में हाँ, हमें पीना एक है बार ही गर्म लेना पानी है। के साथ? हाँ हाँ बिल्कुल, एक बार में ही लेना है। 50 ग्राम भी पीना, पहला दिन 25 दूसरा दिन 50, तो उसी समय पीना है, एक बार में ही पीना है। ये नहीं कि सुबह पी लिया दोपहर पी लिया, ऐसा नहीं। 100-150 ग्राम पीना है। मैं तो बता रहा हूँ 200-200 ग्राम भी पीना है। जब किसी का बात ज़्यादा होता है तो एक बार में ही पीना है, और यही नियम है आयुर्वेद का, जी एक बार में ही पीना है। ठीक है जी। तो इसको गर्म पानी के साथ में पीना है हाँ, या गर्म पानी ऐसे के ही साथ पीना में, है? बिल्कुल गर्म पानी। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले घी को गर्म करके पी गए, ऊपर से 2 घूंट पानी पी गए, या फिर पानी मिला के पियेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या है कि वैसे ही पी जाते हैं सभी लोग, है ना। मैं तो ऐसा ही दे देता हूँ। तो इसमें पानी की मात्रा कितनी रहनी चाहिए? पानी की मात्रा नहीं, तरीका ये है कि आपको क्या करना है, घी को गुनगुना करके पी लेना है, ऊपर से 2-4 घूंट पानी पी लेना है, और जब भी प्यास लगे तो गर्म पानी पीते रहना है। ठीक है जी, यही नियम है, और कुछ नियम नहीं है, ऐसे पीजिए। और आपका क्या सर इसका खाना पीना कैसे रहेगा? खाना पीना जैसे इस दौरान कुछ भी खाना पीना नहीं है, केवल गर्म पानी पीना है और रेस्ट करना है, प्रॉपर रेस्ट करना है। नॉर्मल सबसे बातचीत करना है, कहीं जाना नहीं है, कोई गाड़ी आदि पे कहीं नहीं जाना है। आपको रेस्ट करना है 5 दिन, जब तक पूरी पंचकर्मा नहीं हो जाता है। जी आपका प्रश्न क्या था रीना कंबोज जी, आप बताइए। गुरुजी मैं पूछ रही थी कि जो बस्ती देंगे तो वो एक दिन के लिए रहता है उसका प्रोसेस की? हाँ। कई दिन तक रहता है? ये जो है जब तक दोषों का समन नहीं हो जाता तब तक बस्ती ले सकते हैं, एक दिन का नहीं होता ये जो है। वैसे तो बताऊंगा आगे पंचकर्मा अध्याय में, 8 दिन का, 16 दिन का और 32 दिन का बस्ती होता है। कर्म काल योग इस प्रकार से 3 बस्तियां होती है। मतलब 8 दिन का भी होता है, मतलब कॉम्बो होता है, 8 दिन का होता है। इसमें क्या बड़ी बस्ती छोटी बस्ती, बड़ी बस्ती छोटी बस्ती, इस प्रकार से दिया जाता है। फिर इसी प्रकार से 16 दिन का होता है। तो 16 दिन में क्या होता है कि आपको पहले 2 दिन छोटी बस्ती दिया जाएगा, फिर बड़ी बस्ती छोटी बस्ती, बड़ी बस्ती छोटी बस्ती, बड़ी छोटी दिया जाएगा, लास्ट में छोटी बस्ती दिया जाएगा। तो इस प्रकार से मैं आपको पंचकर्मा अध्याय में बताऊंगा कि कितने दिन में ठीक हो जाता है रोगी। तो रोग के हिसाब से दिया जाता है। किसी का क्या है कि असाध्य हो जाता है रोग, तो वहाँ पे महीना 3 महीना तक चलता है ये छोटी बस्ती। बड़ी बस्ती नहीं दे सकते हैं उतने लंबे समय तक। बड़ी बस्ती तो बस एक बार शुरू किए तो ज़्यादा जो है दे सकते हैं, 10 से 15, 10-12 ऐसे ही दिया जाता है। ठीक है, पर छोटी बस्ती आप महीनों ले सकते हैं जब तक रोग ठीक ना हो जाए। ठीक है जी। गुरुजी ये 7 दिन तक अपन ये कार्य करेंगे तो 7 दिन में लगेगी, आदमी को कुछ भी नहीं खाना 7 दिन में? नहीं खाना है। हाँ, हल्का भूख लगे तो हल्का नाश्ता कर लेना है। 1 रोटी ले लिया और इसमें जो है थोड़ा बहुत सब्जी मिला के शाम को खाना है। और भूख लगेगा ही नहीं आप करेंगे तो, क्योंकि घृत भी एक प्रकार से क्या है कि आपको जो है दे रहा है ना ताकत, और कोई दिक्कत नहीं होता, खाने का नहीं मन करेगा, भूख नहीं लगता इस प्रकार से। ठीक है। चावल नहीं ले सकते सर? नहीं, चावल बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। उल्टी नहीं आती होगी? उल्टी बिल्कुल पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन आपको कुछ भी नहीं लगेगा। चौथा दिन जब घी पिएंगे ना तो आपको जो है 10 मिनट के लिए लगेगा, आधा घंटा के लगेगा। 5वां दिन भी आपको आधा 1 घंटे के लिए आपको उल्टी, मन भारी ऐसा लगेगा। लेकिन अभी तक हमने जो 15, 20, 25 रोगियों को मैंने विरेचन करवाया और उत्तम विरेचन करवाया, किसी को कोई समस्या नहीं हुआ, किसी को कोई उल्टी नहीं हुआ। ठीक है। अब विरेचन हल्का हो सकता है क्योंकि ये करता है, लेकिन नहीं ही होगा अगर क्या है कि अच्छे तरीके से करवा रहे हैं तो नहीं होता है। मेरा तो आज तक कोई भी शिकायत नहीं हुआ कि किसी का लूज मोशन हो गया या किसी का जो है उल्टी हो गया, ऐसा नहीं होता है। 200 ml तक पिलाया गया लेकिन उल्टी नहीं हुआ। हाँ, सिर भारी लगेगा उस 5वां दिन में, क्या है कि आपका सिर भारी सा लगेगा आधा 1 घंटे के लिए, जब तक घी नहीं पच जाए। ठीक है, कुछ नहीं होता है जी, क्योंकि ये अपना क्लासिकल मेथड है जो बिल्कुल निरापद है। ऐसा ही टॉक्सिन निकलता है शरीर से,
अभी एक किसी भाई ने यूट्यूब पे कमेंट किया कि ये पनीर टिक्का ऐसा कुछ लिखा है कि इसका कैसे करें डिटॉक्स। तो सुनो भाई, ऐसे करना है आपको डिटॉक्स। और आपको कोई मेडिसिन जानना है तो इसके ऊपर मैं दूसरे दिन बात करूँगा, मेडिसिन कौन सा ले सकते हैं जिससे जो है उस टीके का जो है दुष्प्रभाव ना पड़े। लेकिन ये वाला जो है अपनी तरीका अपना सकते हैं, लेकिन सावधान होकर के अपनाइएगा, ठीक है। जो पंचकर्मा आदि प्रोसेस से डरता ना हो, है ना, जिनका दिल कमज़ोर ना हो। क्योंकि हमने एक ऐसा व्यक्ति का कर दिया था जो मुझे आज भी याद है कि वो थोड़ा सा, है ना, माइंड मतलब मेंटल डिस्टर्ब था, और इसका मैंने कर दिया तो घबरा गया था। हालांकि ज़्यादा नहीं, उत्तम विरेचन हुआ था, फिर भी घबरा गया था। क्या शाम के समय में उसको मैंने छोड़ दिया था, मतलब वो इसको मैंने ध्यान नहीं दे पाया, इसलिए कहीं थोड़ा बाहर निकल गया था चिकित्सालय से, तो उसको थोड़ा ज्वर आ गया था। बाकी कोई दिक्कत नहीं, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है जी। तो और कोई प्रश्न है तो? मेरा एक प्रश्न है आचार्य जी, कैसे बनाना? क्या जी गौतम जैन जी, कैसे बनाना है? क्या बनाना है फिर से? आपने बताया था मृत घी, यानी मूर्छित घी कैसे बनाना है? चैट बॉक्स में देता हूँ। चलिए अब मूर्छित वो मैं अगले, है ना, औषधि निर्माण प्रोसेस में बताएंगे क्लास में। जी आप ना पूछे जी, आप पूछ रहे थे चंद्रकांत बहेरा सर जी। आचार्य जी, जिसको दो दोष होता है, किसी को 3 दोष होता है, ऐसे में क्या किया जाए सर? जैसे किसी को वात पित्त का प्रॉब्लम है, किसी को वात पित्त का, तीनों का दूषित है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? यही कर सकते हैं कि पहले जो है नाड़ी दिखा करके या फिर अपने शरीर के लक्षणों को समझ करके कि वात प्रधान है या पित्त है या कफ है, फिर उसी के अनुसार हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रखेंगे। अगर बात ज्यादा प्रधान है तो बात की चिकित्सा करेंगे। मेरे पास क्या है ना, नाड़ी तरंगिनी मशीन है, उससे मैं चेक करता हूँ, उसमें परफेक्ट बताते हैं कितना % वात है, कितना % पित्त है, कितना % कफ है, वो पूरा रिपोर्ट के साथ में आता है, तो उसमें पता चल जाता है। मगर किसी किसी का तीनों दोष में तीनों दोष होता है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? तो उनको भी आप कर सकते हैं। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही रहेगा कि बात की चिकित्सा पहले करना चाहिए, ठीक है, बात की चिकित्सा पहले करना चाहिए जी, इसको सम अच्छी करना चाहिए, सम पहले बात को करना चाहिए जी। और किसी का कोई प्रश्न है आज के क्लास से रिलेटेड तो बताइए जी। गोपाल जी बताइए, बताइए। कोई प्रश्न है? क्योंकि आप अनम्यूट कर रहे हैं। छोटी बस्ती जो है वो अपने आप ले सकते हैं या दूसरा कोई देगा तो ही होगा? बिल्कुल अपने आप भी ले सकते हैं, लेकिन पहले 5 दिन आपको सीख लेनी चाहिए ताकि आपको पूरा प्रोटोकॉल पता हो जाए। नहीं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, निरापद है, परंतु फ़ायदा ना करेगा तो फिर क्यों। इसलिए क्या है, ज़रूरी है कि पहले जो है 5 दिन देख लेने चाहिए, इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। अपना खुद ले जा करके या किसी, है ना, देख ले। कोई प्रश्न किसी का है तो रख सकते हैं, नहीं तो आज की क्लास का समापन करते हैं। कल और परसों 2 दिन अपनी क्लास की छुट्टी है, सैटरडे और संडे को। तो अभी जो है अपना ये क्लास जो है नया बैच ही समझिए इसे, और अभी भी कोई साथी जुड़ना चाहे। गुरुजी मैसेज कर दिया क्या जी? मैसेज लिखे, उनका जवाब दिया आपने? नहीं, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। मैसेज लिखे, उनका जवाब नहीं दिया गुरुजी। ठीक है देंगे, कल मैं फ्री हूँ और परसों भी फ्री हूँ, तो मैं आपका जवाब कल मैं सभी का जवाब देने वाला हूँ। और एक बात और, हाँ गोपाल जी बताइए क्या प्रश्न है? चैट बॉक्स में प्रश्न है। ठीक है मैं अब देख लेता हूँ आप सभी का प्रश्न क्या है कि बात दोष में कौन से तेल की बस्ती सबसे बढ़िया है? बात दोष की देखिए, अगर रुक्ष गुण सबसे ज़्यादा बढ़ा है तो क्षीर वाला तेल दे दीजिए, सबसे अच्छा है। अगर चल गुण ज़्यादा बढ़ा है, शीत गुण ज़्यादा बढ़ा है तो अश्वगंधादि मिला करके दीजिए। यदि बात दोष में दर्द ज़्यादा बढ़ा है तो ये तिक्त क्षीर बस्ती दीजिए। बस्ती देने के बाद क्या क्रिया होती है ये तो आपने पूछ लिया। मालिश कैसे करनी चाहिए? मालिश करने का क्या नियम है, मालिश कैसे करनी चाहिए, बिल्कुल मैं बताऊंगा आपको। मालिश के ऊपर विशेष पंचकर्म बताएंगे।
लेकिन अभी बस इतना समझिए कि मालिश जो है सुबह करनी चाहिए और शाम को भी कर सकते हैं। अब मालिश करने के बाद स्वेदन हो सकता है करें तो बहुत अच्छा। मालिश जो है अपना सिर से शुरू करिए और पैर के तलवों तक करिए, सिर की, कान की और पैर के तलवों की विशेष रूप से करिए। और जहाँ भी जॉइंट्स है जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे तेल लगा कर गोल गोल घुमाइए। जहाँ पे जॉइंट्स हैं तो इसको ऐसे गोल गोल घुमाइए, है ना। सिर है यहाँ पर भी गोल गोल घुमाइए, राउंड क्लॉकवाइज घुमाइए, तब सही रहेगा। और एक स्थान पे जहाँ पे मर्म है, जैसे सिर है, यहाँ है, घुटना है, तो यहाँ पे कम से कम 5 मिनट तक मालिश करना चाहिए। और तिल की तिलों की करना चाहिए, ये अपने प्रकृति के अनुसार करनी चाहिए। ठीक है जी, तो आज के लिए बस इतना ही, है ना। और जो भी साथी जो है अष्टांग हृदय क्लास में जुड़ना चाहते हैं, अपने जो है फॉर्म भरना है और अपना क्लास कंटिन्यू रखना है। ठीक है। गुरु जी वंदे मातरम में मेरा एक सवाल है। अच्छा जी। जैसे गुरु जी आपने बोला कि इसको दिन में ले रहे हैं और रात को एक भूख लगे तो आप एक रोटी ले सकते हैं, क्या उसकी जगह, रोटी की जगह दूध भी ले सकते हैं इसमें? नहीं, दूध नहीं ले सकते हैं। मतलब हाँ, यही मतलब रोटी की जगह दूध का यूज नहीं, करें दूध तो? नहीं ले सकते हैं। इसका कारण मैं पंचकर्मा में बताऊंगा, दूध क्यों नहीं लेना चाहिए। जूस का इस्तेमाल जी, केवल और केवल रोटी लेनी चाहिए नॉर्मल, या फिर मिलेट्स वगैरह ले सकते हैं। ठीक है जी, तो आगे बढ़ें। मैं पंचकर्मा अध्याय में आप लोगों को बताऊंगा। शांति पाठ करके आज की क्लास को समाप्त करते हैं। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरी की कृपा आप सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।